जय हिंद दोस्तों, 8वें वेतन आयोग पर बड़ी अपडेट। कल राज्यसभा में मुद्दा गूंजा कि आपने घोषणा की, गठन कब होगा, कब इसका इंप्लीमेंट होगा, कौन इसके अंदर होगा, कितना फायदा होगा। तमाम सवालों को लेकर वित्त मंत्री ने क्या जवाब दिया और इसके ऊपर क्या अखबार कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं आपके केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के नेता, और इसका क्या प्रारूप होगा, कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, आइए इसके ऊपर विशेष चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि मंगलवार यानी कल फरवरी 4, 2025 को क्या हुआ 8वें वेतन आयोग को लेकर के। सबसे पहले जैसे सभी ने धन्यवाद दिया और यह प्रश्न पूछा गया वित्त मंत्रालय से, और वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री ने जवाब दिया। उन्होंने क्या है कि वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। हाँ जी, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। 8वीं केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कब तक की जाएगी तथा इसके गठन की अधिसूचना कब तक जारी की जाएगी, और 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करने की क्या समय सीमा होगी, किन किन चीजों पर विचार किया जाएगा, क्या कहां कितना फायदा होगा। सारे सवाल उन्होंने किया, 1 2 3 4 सवाल, और ये सवाल करने वाले हैं श्री जावेद अली खान और श्री रामजी लाल सुमन। उन्हें धन्यवाद देते हैं। लगातार मैं देख रहा हूं हर सेशन में ये लोग इस बात का सवाल उठाते हैं। 18 महीने डी एरियर की बात हो और 8वें वेतन आयोग को लेकर ये बिल्कुल मुखर हैं इस बात को लेकर। अब जवाब ये देते हैं कि अब वित्त राज्य मंत्री, इनके जवाब का कोई असर तो होता नहीं है, सिर्फ ये जवाब देने के लिए शायद अधिकृत हैं। उन्होंने कहा है सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है और सब इस पर उचित समय पर सारे निर्णय लिए जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने आगे की बात को न बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, अब इसके ऊपर कहा गया कि 8वें वेतन आयोग इस सीपीसी में कर्मचारियों के वेतन में 54% की वृद्धि, 7वां सीपीसी नहीं 8वें सीपीसी में अपेक्षित वृद्धि होगी। और यह कहा जा रहा है कि दूसरा वेतन आयोग में 14.2, तीसरे में 20%, चौथे में 27, पांचवें में 31, छठे में 54, सातवें में 14.3। 8वें वेतन आयोग की वृद्धि का इन्होंने सीधा सीधा क्या कहा है कि टीम लीज डिजिटल के सीईओ नीति शर्मा के अनुसार 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 30% की बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.85 के बीच रह सकता है, और न्यूनतम वेतन 40,000 से कम होने का मतलब ही नहीं है। और एलपीयू के प्रोफेसर असिस्टेंट डीन डॉक्टर विशाल सरीन ने ईटी नाउ डिजिटल को बताया कि फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच में हो सकता है, और उन्होंने कहा है कि 46,600 से 57,200 रुपए के बीच आपकी सैलरी बढ़ सकती है। एक पेपर ये कह रहा है। आज दूसरा पेपर की मैं बात करूंगा, सीधा बात करता हूं कि क्या नए वेतन ढांचे के तहत सरकारी कर्मचारियों का वेतन 3 गुना हो जाएगा, ये कह रहे हैं अमर उजाला। 7th पे आयोग ने एक्रूड फार्मूला का उपयोग कैसे किया, 8वें वेतन आयोग के तहत अपेक्षित वेतन वृद्धि का कह रहे हैं, तो ये 2.86। अब मैं इन्होंने क्या है इन्हें मैं निचोड़ बता रहा हूं कि विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग की बढ़ती महंगाई के अनुरूप वेतन समायोजन बनाए रखने के लिए एकॉर्ड फार्मूले पर ही कायम रहेगा। रिपोर्ट्स बताती है कि सरकार 1.92 से लगाकर 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर रही है, जिससे वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। आप ये समझ सकते हो कि इशारा क्या है, 1.92 और 2.86। और उन्होंने तमाम तरीके का जो प्रयोग किए गए हैं 7वें वेतन आयोग उस पर। आइए अब हम इस पर थोड़ा सा नजर डालें कि आखिर 7वें वेतन आयोग में क्या मांग थी, कहां तक पहुंचा और क्या हुआ। इसमें 2 बड़े फैक्टर होते हैं दोस्तों। एक है कि सरकार की पेइंग कैपेसिटी क्या होती है और सरकार की इकोनॉमिक कंडीशन क्या होती है। अब ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं TOR पर, टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर, और टर्म्स ऑफ रेफरेंस की परिभाषा होती है कि जो सिद्धांत बनाया जाए, हम इससे बाहर की बात नहीं करेंगे, इसके अंदर की बात करेंगे। अब अंदर की बात करेंगे तो पे कमीशन इसके लिए डिटेल होगा। जैसे कि इसकी अधिसूचना जारी होगी, पहले जस्टिस माथुर और एक एक्सपर्टीज, 2 इकोनॉमिक एक्सपर्टीज होते हैं, वो अपना सर्वे करते हैं, सरकार को रिपोर्ट देते हैं। फिर वो पे कमीशन हर एक लोगों से बात करता है, जितनी आपकी एजेंसी हैं जिनको फायदा होने वाला है, फिर सरकार अपनी पेइंग कैपेसिटी इकोनॉमिक कंडीशन से डिसीजन लेती है। अब डिसीजन लेने के लिए पहले बात तो अधिसूचना जारी होना बाकी है। सबसे पहले कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस
होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसको आपको चेयरमैन होगा और 2 उसके साथ एक्सपर्टीज होंगे। अब 2 सदस्य होंगे। अब तीनों क्या करेंगे, टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे बात करेंगे। अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने जेसीएम के लिए चिट्ठी लिखी थी कि आप टर्म्स ऑफ रेफरेंस प्रोवाइड कराइए। अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस जेसीएम ने भेज दिया था, आपने देखा होगा, विषय सूची, इसके बारे में बात करेंगे। फिर फिटमेंट फैक्टर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि शिव गोपाल मिश्रा जी के पास आए, उन्होंने एक अपना लेटर जवाब दे दिया। अब पे कमीशन का गठन और पे कमीशन काम जल्दी शुरू करेगा, ये बात तो पक्की है। उसके बाद क्या होगा, मीटिंग भी होगी, सवाल जवाब होंगे, हर एक को जस्टिफाई करना है, और फिर रिसर्च होगी, और फिर ये सारी चीजें सरकार के पास जाएंगी। अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कौन कौन सी चीजें शामिल होना है, उन्होंने ये बताया है कि सबसे पहले कौन कौन लोग शामिल होंगे। उन्होंने बताया केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं, रक्षा बल, अर्धसैनिक बल, अखिल भारतीय सेवा कार्यक्रम, केंद्र शासित प्रदेश, यानी जितने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो सारे एजेंसी उसमें शामिल होंगे। अब इन्होंने कहा है कि केंद्रीय 8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव क्या होगा, फोकस किन क्षेत्रों पे होगा, वेतन संरचना और लाभ क्या होगा, व्यापक वेतन संशोधन क्या होगा, जीवन निर्वाह मजदूरी पर विचार होगा, और आपका डीए ब्लैक किस तरीके से होगा। और सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने कहा है, अब इन्होंने जो पॉइंट रखे हैं उसमें रखा है कि जीवन निर्वाह मजदूरी पर विचार। उन्होंने सबसे पहले कहा है कि जीवन निर्वाह के लिए जो 3 यूनिट्स की फैमिली है उसको 3.6 करने की सिफारिश के लिए पहला मांग की है। दूसरा, 8वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन क्या होगा, वेतन विलय। अब उन्होंने कहा है जो पे लेवल 1 के साथ 2 और 3 के साथ 4 और 5 के साथ 6, यानी इनको जो 6 पे लेवल को 3 पे लेवल में कन्वर्ट की जाए। पदोन्नति, यानी उन्होंने कहा है जिसको एमएससीपी का लाभ है उसका अलग एक ग्रेड बनाया जाए। उन्होंने कहा अंतरिम राहत और डीए विलय। उन्होंने कहा डीए डीआर की एक लाइन बना दीजिए कि 50% हो जाता है तो उसको ऑटोमेटिक मर्ज हो जाना चाहिए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में डाला है। यानी 7वें वेतन आयोग में सिफारिश थी और इसमें कहा है कि यह नियम बना दिया जाए, इसमें कहा है। और 7th पे सीबीसी विसंगतियों का समाधान। उन्होंने कहा कि 7th पे सीपीसी में जो मुद्दे थे, और जो मुद्दे थे कि उन्होंने कहा है कि पेंशन ग्रेच्युटी को बढ़ा दिया जाए, कम्यूटेशन के लिए उन्होंने डाला था, और 5% पेंशन वृद्धि का मुद्दा भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में डाला है। भूतपूर्व व भावी पेंशन भोगियों के लिए, यानी जितने पेंशन भोगी हैं उनमें समानता का भाव रखा जाए, और पुरानी पेंशन योजना की बहाली भी डाला है। और तमाम उन्होंने अपने चीजें डाल करके एक लेटर जो उन्होंने भेजा है, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों, अंत में बात यही बनती है कि सरकार के पाले में ही गेंद है, यानी माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश को कैसे आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि पे कमीशन कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है कि वो डिसीजन दे दे सरकार मान ले। यानी वो सिफारिश कर सकती है, वो सर्वे कर सकती है, एनालिसिस कर सकती है, रिकमेंडेशन कर सकती है, लेकिन फाइनल नहीं कर सकती। ये सारा जो इंफॉर्मेशन है मैं आप बात कर रहा हूं, ये जितने हैं आप समझते डॉक्टर मंजीत पटेल हैं, या जो कि बहुत बड़े नेता हैं, या शिव गोपाल मिश्रा जी जेसीएम के हैं, या ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन के श्री कुमार हैं, इनके वक्तव्य हैं और इनका एनालिसिस है, जो कि सरकार के साथ लगातार इनकी मीटिंग होगी, लगातार ये ड्राफ्ट करेंगे, लगातार ये रिकमेंडेशन करेंगे। अब बात कहां बनती है, जैसे कि 7वें वेतन आयोग ने उदाहरण दिया कि हमने 3.26 का फिटमेंट फैक्टर सुझाया था, और मिनिमम हमारी 26,000 पे लेवल 1 की बात थी। और जब पे कमीशन ने हमें कहा कि नहीं, सरकार 21,000 पे राजी हो गई और 21,000 ही मिलेगा। उसके बाद जब सरकार ने घोषणा की तो 21 को 18,000 कर दिया था, फिटमेंट फैक्टर 2.57 कर दिया था। और उसका असर और बेअसर, खराब असर और अच्छा असर आपको देखने को मिला। यदि आप सैनिक हैं, यदि आप रिटायरीज हैं, आप वर्निंग वन पेंशन के लाभार्थी हैं, तो आप समझ सकते हो कि उस 2.57 से क्या फायदा हुआ था या नुकसान। सच बताना, मैं कह रहा हूं कि डीए विलय कर दिया जाता, 2.57 का कोई भी आपको ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये थी 8वें वेतन आयोग को लेकर के रिपोर्ट।